गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है भाई। आज मैं लेके आ रहा हूं आपके चैप्टर 3 की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चैप्टर 3 जो क्लास 10th का अपना चल रहा था, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। बताएंगे सभी कैसे हैं, अच्छे होंगे, यह उम्मीद है मुझे। आप सभी बताएंगे कैसे हैं सभी, ठीक है, कमेंट करेंगे सभी कैसे हैं। और आज हम अपनी क्लास के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर चल रहा था अपना तीसरा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करें अपन आज की क्लास। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी तुमसे चैप्टर को पिछले को रिवाइज करके। ठीक है, चैप्टर रिवाइज करते हैं, साथ साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड से ले लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, कल की देखो, कल की क्लास आपकी शाम को हो पाई थी। देखो थोड़ा सा कुछ दिनों से थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस चल रहा था, लेकिन अब रेगुलर क्लासेस होंगी। ठीक है, अब बोलोगे सर आप तो पहले भी यही बोल रहे थे रेगुलर क्लासेस होंगी। बेटा रेगुलर क्लास होगी मतलब होगी। ठीक है, मैं मेरे बातों पर कभी भी कैसे क्या बताऊं तुम्हें, चलो वो तो साल के तुम्हें एंड में पता चलेगा। ठीक है, चलो बेटा चैप्टर अपना चल रहा था थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, रिवीजन करेंगे, उसके बाद में अपन अपने चैप्टर पे आ जाएंगे। और हम पढ़ रहे थे सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी पढ़ने से पहले हम चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं एक बार। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है सर, ओके ओके, डन डन। चलो देखो भाई, अपना चैप्टर चल रहा था बेटा तीसरा, थर्ड चैप्टर, धातु एवं अधातु। धातु के बारे में मैंने बताया था, धातु कठोर होती है। धातु क्या होती है भाई? ऐसे तत्व जो क्या हो, चमकदार हो, आघातवर्धनीय हो, तन्य हो, ठीक है, विद्युत के सुचालक हो, ध्वनिक हो, ऊष्मा के सुचालक हो, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा, चांदी, पीतल, जो कुछ भी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हमारे पास, क्या पीतल? पीतल नहीं होगा। पीतल क्या है बेटा? पीतल क्या है बताओ? पीताजी। तांबा और जिंक का क्या है? वो मिश्रण है। तांबा और जिंक का क्या है? मिश्रण। क्लियर हो रहा है? देखो अब देखेंगे भाई, इसके बाद में हमने अधातु पढ़ा। अधातु क्या होता है बेटा? वे तत्व होते हैं जो ना तो चमकदार होते हैं, ना आघातवर्धनी होते हैं, ना तन्य होते हैं, ना कैसे होते हैं, ना ध्वनिक होते हैं, ना ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ना ऊष्मा के कुचाल मतलब ना ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ना विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब ये कुचालक होते हैं। ठीक है, तो इनमें चमक नहीं होती, आघातवर्धनीय नहीं होते, तन्य नहीं होते ये, और ये क्या होते हैं? ध्वनिक नहीं होते, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक भी नहीं होते। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, फास्फोरस, सल्फर आदि। दूसरे देखो, दूसरे उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म में अपने पढ़ा था बेटा, धातु क्या होती है? धातु, उसमें हमने पहला गुणधर्म पढ़ा था बेटा, चमक। क्या पढ़ा था? चमक। चमक क्या होती है? जो भी धातुएं होती हैं वो शुद्ध रूप में क्या होती हैं? उनकी सतह चमकदार होती है। इसको क्या कहते हैं? धातुओं का यह गुण धात्विक चमक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद में हमने कठोरता पढ़ा था। कठोरता के बारे में मैंने बताया था तुम्हें कि धातुएं होती है जो मुख्यतः क्या होती है? कठोर होती है, इनमें कठोरता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा था? तीसरा हमने पढ़ा था आघातवर्धनीयता, कि धातुएं क्या होती है? धातुएं क्या होती है? धातु को जब किसी हथौड़े से या किसी कठोर वस्तु से या किसी कठोर चीज से क्या किया जाता है? पीटा या मारा जाता है, तो उनको जो धातुएं होती है उनको क्या कर सकते हैं? हम पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? आघातवर्धनीय कहलाता है। क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता कहलाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ऊष्मा धातुएं जो होती है, ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा था? उसके बाद में हमने पढ़ा है बेटा, कहाँ गया भाई? एक एक स्लाइड रोज कम होती जा रही, क्या चक्कर पड़ रहा है मेरे भाइयों? चलो कोई नहीं। अब देखो, उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? उसके बाद में हमने तन्यता पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तन्यता। तन्यता के बारे में हमने क्या पढ़ा था? तन्यता क्या होती है भाई? धातुओं का वह गुण होता है जिसमें हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को खींचकर क्या कर सकते हैं? तार के रूप में बदल सकते हैं। धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है। उसके बाद में हमने सोनरस पढ़ा था। जब भी कोई धातु की वस्तु किसी कठोर सतह से टकराती है तो वह ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुओं का यह गुण सोनरस कहलाता है। उसके बाद में पढ़ा था हमने अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में हमारे पास क्या क्या थे? कि धातु चमकदार नहीं होती है, धातु आघातवर्धनीय नहीं होती है, धातु तन्य नहीं होती है, धातु ऊष्मा विद्युत की सुचालक नहीं होती है। धातु जो होती है उनका मुख्यतः मतलब अधातुएं जो होती है, देखो बेटा सॉरी, अधातुओं की बात करें तो उसमें अधातु में क्या क्या? कि अधातुएं जो होती है चमकदार नहीं होती, अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती, अधातुएं जो होती है तो तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, अधातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, अधातुओं में मतलब क्या है भाई? अधातुओं में ध्वनिक या सोनरस का गुण नहीं पाया जाता। अधातुएं जो होती हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? अपेक्षाकृत क्या होता है बेटा? कम होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? कि अधातुएं जो होती हैं, यही पढ़ा था अपन ने। ठीक है, अब देखेंगे आगे। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बेटा? इसके बाद में हम पढ़ रहे थे
अधातुओं के भौतिक गुण धर्म के बाद में हम पढ़ रहे थे कि अपवाद, कुछ अपवाद होते हैं जिनमें नरम धातु आ जाते हैं। नरम धातु में, नरम धातु का मतलब है कि भाई ये धातु ऐसी होती है जो नरम होती है, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऐसी धातु जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है नकली कहलाते हैं। नकली का मतलब Na, K और Li। Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम और Li का मतलब लिथियम है बेटा। द्रव धातु है, धातु मुख्यतः कैसी पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन कुछ धातु होती है बेटा जो कैसी होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन कौन सी है बेटा, तो हम ध्यान रखेंगे। ऊपर पारा है जिसको मरकरी भी बोलते हैं, इसका जो प्रतीक होता है उसको बोलते हैं Hg, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं इसको, Hg से डिनोट करते हैं। विद्युत की कुचालक धातु, धातुएं जो होती है मुख्यतः विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन कुछ धातु होती है जैसे कि सीसा जिसको हम लेड भी बोलते हैं, इसका प्रतीक P भी होता है। मरकरी जिसको हम पारा भी बोलते हैं, उसका प्रतीक क्या होता है, Hg। तो ये दोनों, ये क्या होती है भाई, ये विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, जबकि सारी धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। फिर आता है क्या है भाई तुम्हारा, अगला है भाई तुम्हारा, अगला है तुम्हारा क्या है भाई, कम गलनांक एवं कम क्वथनांक वाली धातु। धातु जो होती है इनका मुख्यतः गलनांक क्या होता है बेटा, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन ये वाली धातु सोडियम और पोटेशियम ऐसी है जिनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बेटा, कम होता है, ठीक है। चमकीली है धातु कौन सी होती है, आयोडीन होती है। कठोर है धातु हीरा, तरल है धातु ब्रोमीन, और सुचालक है धातु कौन सी है बेटा, ग्रेफाइट है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हम जब बात करेंगे तो हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। भौतिक गुणधर्म हम पढ़ लिया। अब रासायनिक गुणधर्म किसके, धातुओं के। हमने भौतिक गुणधर्म किस किस के पढ़ लिए, अधातुओं के और धातुओं के। अब पढ़ रहे हैं हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं का दहन, तो मैंने बताया था कि धातुओं को जब दहन करेंगे तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेंगी। तो धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी धातु को ऑक्साइड बनने लगी। धातु के जल के साथ अभिक्रिया करवा के धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी बेटा। क्या बनेगी, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी, मतलब जो क्रियाशील धातु होती है वो कौन कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है। गर्म जल के साथ जो करेगी वो कौन सी है, मैग्नीशियम है। केवल भाप के साथ करेगी वो कौन सी है, आयरन है, एल्युमिनियम और जिंक है। तो जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु कौन सी है, लेड है, कॉपर है, चांदी है, सोना है। लेड है, कॉपर है, चांदी और सोना है। एक चीज और लिखवाई थी नोट में डलवा के मैंने कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं, जल के सतह पर तैरने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस मुक्त होगी ना बेटा जब इनकी अभिक्रिया करवा रहे होंगे जल से, तो इनमें से क्या बनता है भाई, धातु जब होती है, धातु के जब अभिक्रिया हम किससे, जल से करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इनमें भी यही होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम की जब अभिक्रिया जल से करवा रहे होंगे तो इनमें हाइड्रोजन गैस बन रही होगी। लेकिन हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इनकी सतह पर, किसकी सतह पर बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाएगी। जो बुलबुले होंगे ना हाइड्रोजन गैस के वो इस पर चिपक जाएंगे, जिसके कारण ये पानी में क्या करने लग जाती है, तैरने लग जाती है। आगे हम बात करेंगे बेटा, आगे हमने बात की थी धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। और मैंने बताया कि धातु जब भी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो संगत लवण व जल बनाती है, ठीक है। इसके बाद में हमने चौथी चीज पढ़ी धातुओं की किसके साथ अभिक्रिया, धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें एक लवण का विलयन होगा, दूसरी धातु होगी। इनमें क्या होगा, जो लवण का विलयन है उसमें क्या होगा, एक धातु उसमें विद्यमान होगी और एक धातु हम बाहर से क्रिया करवाएंगे। तो धातु की जब धातु विलयन से या लवण विलयन से या फिर बोलेंगे धातु लवण के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, अधिक क्रियाशील जो धातु है वो कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है बेटा, विस्थापित कर देती है, ठीक है, ठीक है। और क्या बना लेती है, अपना जिसका जो भी अधिक क्रियाशील होती है वो अपना विलयन बना लेती है। कौन सा विलयन, लवण विलयन बना लेती है, ठीक है। आगे देखेंगे इसके बाद में अपन ने क्या बात की थी भाई, इसके बाद में अपन ने बात की थी अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म में मैंने बताया था भाई, इसमें क्या है भाई, अधातु जो होती है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, अधातु को ऑक्साइड बनाती है। जैसे उसमें धातु ऑक्साइड बना रही थी, इसमें क्या बनाएंगे, अधातु ऑक्साइड बनाएंगे। अब अधातु की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अधातु को ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। तो देखो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं एवं जल में क्या होता है, घुलकर क्या बनाते हैं बेटा, अम्ल बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पे अधातु है और यहाँ पे जल के अभिक्रिया करेगा तो कार्बनिक अम्ल बनाएगा। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड इस जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। आगे देखेंगे इसमें अधातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो इसमें क्या होती है, अधातु जो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करती है बेटा, ठीक है। अधातु की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया तो क्या बनाती है, क्लोराइड, मतलब क्लोराइड बनाती है, अधातु क्लोराइड बनाती है। तो ध्यान से समझेंगे, जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी, जल के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे तो क्लोराइड बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे, समझ में आ गया ना बेटा। देखो ध्यान से समझेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो ऑक्साइड बनाएंगी, जल के साथ क्रिया करेंगी तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, क्लोरीन के साथ क्रिया करेगी तो क्लोराइड बनाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं अपन क्या होता है। आगे होता है भाई अपने पास अधातुओं के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ध्यान से समझेंगे, जब अधातुओं के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनाएंगे, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाएंगे। सहसंयोजक क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। सहसंयोजक क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। सहसंयोजक क्या बनाएंगे बेटा, हाइड्राइड बनाएंगे। इनमें देखेंगे, अब ध्यान से समझेंगे, असंयोजक हाइड्राइड क्या होते हैं, असंयोजक हाइड्राइड क्या होते हैं। ध्यान से समझेंगे बेटा और समझने का प्रयास करेंगे।
क्या समझने का प्रयास करेंगे अपन। यहाँ पे देखो क्या बनाती है, ये एस सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है, एस प्लस में H2, ये क्या बनाएगा H2S, जिसको बोलते हैं सल्फर हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 चीजें बताई थी आपको, अक्रिय गैसें, धातु और अधातु। अक्रिय गैसें क्या होती है, हीलियम, नियोन और कौन सी है बेटा, देखो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा। देखो आगे समझेंगे, आगे अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा, आगे समझेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा है, आगे देखेंगे। इसमें क्या थी भाई, मैंने तुम्हें बताया था कि ये बस इसमें से तुम्हें ओनली याद रखनी है उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन और आर्गन। ये समझाने के लिए कि किसमें बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, मतलब उनका अष्टक पूर्ण नहीं होता। ठीक है, या फिर अधिकतम मतलब 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के। जैसे कि इसमें निकल रहे थे धातुओं में 1 2 3 और यहाँ पे 1 और 2 इस तरीके से, तो ये क्या करेंगे, ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु मतलब जो भी मतलब तुम्हारे मतलब धारा है, मतलब विद्युत धारा है। ठीक है, विद्युत धारा हो चाहे क्या हो, सॉरी विद्युत धारा या ऊष्मा की, ऊष्मा या विद्युत दोनों को क्या करेगी, सुचालक करेगी, मतलब चालन करेगी बेटा। ठीक है, ए धातु इसमें देखो 5 6 7 5 6 7 है, तो ये क्या लेंगे, तो ये क्या करेंगे, विद्युत का चालन नहीं करेंगे, इसलिए कुचालक है। और धातु क्या है, सुचालक है। और ये वाले क्या है बेचारे, ये निष्क्रिय है, ये कोई भी क्रिया विक्रिया नहीं करते। कोई दिक्कत है इसमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज को मैंने अच्छे से समझाया है। अब कल हमने बात की थी एनोडीकरण की, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। एनोडीकरण क्या है बेटा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं। वायु के संपर्क में आने पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। ऑक्साइड की क्या होता है बेटा, पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को और मोटा करके हम क्या कर सकते हैं, इसको संक्षारण से और ज्यादा बचा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम की एक कोई वस्तु लेते हैं, जिसको एल्युमिनियम की जो साफ वस्तु होती है, एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर हम क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन करवाते हैं। इस विद्युत अपघटन में क्या होती है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेती है, जिससे क्या हो जाती है, एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बना लेती है, जिसके कारण हम क्या जिससे क्या हो जाती है, संक्षारण और भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, मतलब संक्षारण की प्रक्रिया थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसके कारण वस्तु लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। कुछ भी जोड़ लेना तुम्हारी तरफ से। ठीक है, इस ऑक्साइड परत को आसानी से रंगकर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती है बेटा। क्या जाते हैं, एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है सर, हमारे समझ में नहीं आया बेटा। जब एल्युमिनियम की वस्तु को डुबो देते हैं, तो जैसे तुमने देखा होगा, कुल्फी देखी है तुमने, जो कुल्फी को खाते हो तुम, है ना, कुल्फी को खाते हो ना भाई, मतलब जैसे जाते हो शादी विवाह में तो इस तरीके से कुल्फी मिलती है, उसको लेते हो, आराम से खाते हो। तो उसमें क्या करता है वो, इस तरीके से मलाई लगा के देता है, मलाई लगा के उसके ऊपर लग जाती है वो। ऐसे क्या होता है, एल्युमिनियम के ऊपर भी क्या होता है, तो ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है बेटा। ऑक्साइड की क्या कर चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। और समझो, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, तो अब ऐसी क्या हो जाती है, इसके ऊपर भी परत चढ़ जाती है। तो तुम देखा करो, तो अब जैसे तुम मान लो, अब ये एल्युमिनियम की ऑक्साइड की इसके ऊपर क्या है, परत चढ़ गई। अब मुझे इसमें डिजाइन करनी है। डिजाइन मतलब जैसे मान लो इसमें मुझे यहाँ पे कटिंग करनी थी। जैसे देखो समझेंगे, पहले एक बार इसको समझाता हूँ। देखो एक्वारिजिया कोर्स समझ लो। देखो जैसे समझ लो, यहाँ पे जगह है, जगह बच रही है भाई। देखो इस तरीके से ये है मान लो, और इस तरीके से मैंने इस पर क्या कर दी भाई, इस पर मैंने मान लो इस पर एक परत चढ़ा दी भाई। मैंने इस पर क्या कर दी, मैंने एक परत चढ़ा दी, और इसके ऊपर भी मैंने क्या कर दी, एक परत चढ़ा दी। ठीक है, देखो इस तरीके से मैंने परत चढ़ा दी। अब मुझे इसमें डिजाइन करना है। अब मुझे इसमें क्या करना है, डिजाइन करना है बेटा। पहले ये ऐसी थी, ठीक है, पहले ये ऐसी थी, मतलब इतनी पतली थी, और इसके ऊपर मोटे परत चढ़ गई, इसलिए इस तरीके से ये हो गई। अब मुझे इसमें डिजाइन करना है। मान लो इसमें मुझे डिजाइन करना है, तो मैंने इसमें क्या किया, इस तरीके से कटिंग की, क्या कि मैंने इस तरीके से कटिंग की, और ये मान लो मैंने डिजाइन कर दी, क्या कर दी, डिजाइन कर दी, क्या कर दी, डिजाइन। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे मान लो इस तरीके से समझो, और समझने का प्रयास करते हैं, जैसे समझो भाई, ये लो, देखो पहले तुम्हारे पास क्या है, मान लो ऐसी रोड थी। ठीक है, अब ये कैसी हो गई है भाई, ये हो गई है ऐसी। ठीक है, तो देखो ये पहले पतली थी, अब इस तरीके से मोटी हो गई है। अब मुझे इसमें क्या करना है, डिजाइन करना है बेटा। डिजाइन करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, गोल गोल घूमेगी है, गोल गोल इसको घुमाऊंगा, इस तरीके से घुमाऊंगा, इस तरीके से मैं घुमाऊंगा, इस तरीके से मैं इसको घुमाऊंगा। घुमा के मैं इस पर क्या है, जैसे मान लो कोई धातु ली मैंने, कोई भी और कठोर धातु इससे, और यहाँ पे मैंने डिजाइन किया। डिजाइन करने पर क्या हुआ, इस तरीके से मान लो इसमें मैंने ये इस तरीके से मान लो, इस तरीके से इसमें मान लो, इस तरीके से तुम्हारा क्या कर लिया, डिजाइन कर ली मैंने, क्या कर ली, डिजाइन कर ली। मान लो इस तरीके से मैंने इसमें डिजाइन कर ली। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे आकर्षक वस्तुएं बना सकते हैं बेटा। इससे क्या बना सकते हैं, आकर्षक वस्तुएं बना सकते हैं। तो एनोडीकरण ये काम आता है। ठीक है,
ठीक है, संक्षारण से भी बचा रहा है। अब देखो अगली चीज है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है बेटा, इसको अम्लराज भी बोलते हैं और रॉयल जल भी बोलते हैं। रॉयल जल का मतलब है हिंदी में बोलेंगे शाही जल बेटा, क्या बोलेंगे, शाही जल। क्या बोलेंगे, शाही जल बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, शाही जल बोलेंगे। ठीक है, अब ये शाही जल क्या है बेटा, रॉयल जो जल है लैटिन भाषा का शब्द है बेटा। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है बेटा। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी शब्द है भाई, लैटिन भाषा का शब्द है। ये क्या होता है बेटा, 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, ठीक है, वह सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, इसका क्या होता है बेटा, ताजा मिश्रण होता है। यह सोने को भी गला सकता है। एक्वारेजिया द्रव होने के साथ साथ क्या है, प्रबल संक्षारक भी है बेटा। क्या है, प्रबल संक्षारक भी है। यह सोने एवं प्लेटिनम जैसी धातु को भी गलाने में क्या है बेटा, समर्थ है। मैंने तुम्हें बताया था HCl और HNO3 का अनुपात याद रखेंगे। HNO3 को मतलब जहां पे 3 लग रहा है वहां पे 1 आएगा, मतलब 3 के नीचे 3 नहीं आएगा, 3 के नीचे 3 नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। HNO3 है तो 1 आएगा और HCl है तो 3 आएगा। अब ये चाहे उल्टा कर दे चाहे सीधा कर दे, अगर आगे पीछे कर दे HNO3 कर दे, HNO3 और HCl कर दे तो ध्यान रखना HNO3 के नीचे तो 1 ही आएगा और HCl के नीचे क्या आएगा, 3। तो यहाँ पे तो अनुपात 3:1 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 1:3। क्यों, क्योंकि इनको पलट दिया गया है। इस बारे में कोई दिक्कत है भाई किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब हम बात कर रहे थे बेटा सक्रियता श्रेणी की। किसकी बात कर रहे थे, सक्रियता श्रेणी की। हेडिंग डालेंगे सभी सक्रियता श्रेणी। ठीक है बेटा, क्या है भाई, सक्रियता श्रेणी। यहाँ पे लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में लिखेंगे भाई सभी, सक्रियता श्रेणी में लिखेंगे यह एक ऐसी श्रेणी या सूची होती है बेटा, ध्यान से लिखेंगे, लिखेंगे यह एक ऐसी एक ऐसी श्रेणी या सूची होती है। यह एक ऐसी श्रेणी या सूची होती है जिसमें में धातुओं को इसमें इसमें धातुओं को इसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, दिख रहा है भाई सभी को, लिखेंगे यह एक ऐसी श्रेणी या सूची होती है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखेंगे मतलब घटते क्रम में, ठीक है ना, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में मतलब अवरोही का यहीं पे लिखेंगे, अवरोही मतलब लिखेंगे इसमें, अवरोही का मतलब लिखेंगे ब्रैकेट में घटते, ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है। देखो बेटा ये क्या होती है, इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या है बेटा, इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी धातुएं लेते हैं, उन धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के मतलब जो अधिक क्रियाशील है, मतलब अधिक रिएक्टिव है, रिएक्टिव का मतलब इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज मतलब सक्रियता श्रेणी। इसमें क्या करते हैं, जो भी अधिक क्रियाशील होती है बेटा, जो भी अधिक क्रियाशील मतलब जैसे समझो कुछ, इसको उदाहरण से समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। जैसे अपने अपने गांव में देख लो, अपने मोहल्ले में देख लो, कहीं पे भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मतलब क्या है, छोटे सा मतलब उनको जैसे छेड़ दो, छोटा सा छेड़ मतलब थोड़ा सा छेड़ दो उसको, जैसे मान लो चलता चलता है, थोड़ा सा यूं टक्कर देने दे दिया उसके, तो मान लो ऐसे दे दिया, तो तुम्हें पता है वो तुरंत गाली बकेगा, है ना, वो गाली बकेगा, बांटा फेंक के देगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया सक्रियता श्रेणी में, ठीक है, पहले एक बार इसको बनाते हैं फिर इसको समझाने का मजा आएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में, क्या लिखेंगे बेटा, सक्रियता श्रेणी में लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी होती है, तो ध्यान से लिखेंगे इसमें, क्या पहले लिखेंगे पोटेशियम, एक
4 6 7 कितनी होती है बताओ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है जी। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है जी, आ गया ओ। देखो यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम का मतलब है बेटा के, ठीक है। फिर है सोडियम, ठीक है ना, लिखते जाएंगे भाई। पोटेशियम सोडियम, सोडियम को बोलते हैं Na। फिर आता है कैल्शियम, कैल्शियम को बोलते हैं बेटा Ca। फिर आता है मैग्नीशियम, को बोलते हैं Mg। फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को बोलते हैं बेटा Al, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा जिंक, को बोलते हैं बेटा Zn। जिंक है भाई, है ना, सिंक नहीं है, जिंक। जिंक बोलते हैं Zn। फिर आता है तुम्हारे फेरस, को बोलते हैं लोहा, और इसका प्रतीक होता है बेटा Fe। फेरस लोहा जिसको Fe भी बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखेंगे। फेरस या लोहा, ठीक है, Fe हो गया। केदारनाथ का है तुम्हारे Pb, लैड। लैड या सा तो बोलते हैं बेटा Pb, ठीक है। फेरस लोहा लैड सीसा Pb, ठीक है। पकाता है का मतलब हाइड्रोजन। कौन का मतलब कॉपर बेटा, कॉपर तो बोलते हैं बेटा सी। Hg का मतलब होता है पारा या मरकरी। आगे का मतलब है बेटा आर्गन, नहीं सॉरी, आर्गन का नहीं, एज कौन है आगे, Ag मतलब सिल्वर है बेटा, सिल्वर। सिल्वर को बोलते हैं बेटा चांदी, का प्रतीक होता है Ag। फिर आता है तुम्हारे सोना या ओरम, ओरम को बोलते हैं Au, ठीक है। लो ठीक है ना। अब लो इनको एक बार वो कर देते हैं।
तो भाई है ना सभी। ठीक है, अब ठीक है, ये लो इसको। ठीक है भाई, लो अब देखेंगे सभी आगे समझेंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक और लिख देता हूँ मैं इधर, थोड़ा सा नीचे। तत्व है प्रतीक, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ट्रिक। ठीक है, ट्रिक में मैं लिख रहा हूँ भाई, ट्रिक लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ केदार नाथ का माली आलू। लिखेंगे भैया ना, ट्रिक लिख रहा हूँ, केदारनाथ का माली आलू जरा ठीक है पकाता है कौन, है जी आगे आओ। ठीक है, चलो। ठीक है, लो देखो भाई, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, इस तरीके से अपन ने ये ट्रिक बना ली थी। अब इसकी संयोजकता से अब ये देखो, इसको अपन को उड़ा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ लिखेंगे अब। ये क्या है भाई, यहाँ पे एक वो लिख लेंगे। देखो इसको लिखना ही पड़ेगा बेटा, अपने पास कोई और ऑप्शन है नहीं। ठीक है, इस तरीके से, और इसका ठीक है, इस तरीके से। चलो ठीक है ना। अब ये क्या है, अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
ना लाएगो। भाई ये बोर्ड चलाने में पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे मुझे। रुको रुको भाई, नालायक को रुको। ये नालायक को क्या पता नहीं क्या सीन है। बार हो जाएगा शायद। ये क्या बना दिया इसने? ये भाई, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई मैं ना। लिख रहा है कि ये यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, लिखेंगे अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। ठीक है, अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बस और इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे भाई मेरे, इधर लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सबसे अधिक क्रियाशील, क्या लिखेंगे सबसे अधिक क्रियाशील, इसमें लिखेंगे बेटा। अल्लाह को, आवाज आ रही है? चलो लो, ये तुम्हारी सक्रियता श्रेणी पूरी हो गई भाई, है ना। चलो लेकिन अब मजा आएगा अब। ठीक है चलो लिखेंगे जल्दी जल्दी, कि भाई जल्दी जल्दी लिखेंगे। चलो लिख लिए सभी ने? चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें भाई। ठीक है स्टार्ट करते हैं। अब मैं समझाऊंगा तुम्हें थोड़ा सा, के पसीने पूछ लेता हूँ थोड़ा सा, फिर अपन समझेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी सक्रियता श्रेणी, ठीक है ना, सक्रियता श्रेणी। चलो अब मैं समझाऊंगा, ठीक है, रेडी है सभी? चलो अब हम बात कर रहे हैं बेटा सक्रियता श्रेणी की। किसकी बात कर रहे हैं? सक्रियता श्रेणी की, जिसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी, ठीक है। इस श्रेणी में क्या होता है बेटा, एक ऐसी श्रेणी होती है बेटा, यह एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सभी धातुओं को नहीं, मतलब कुछ धातुएं होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, मतलब धातुओं को क्या करते हैं बेटा, उनकी क्रियाशीलता के किसमें घटते हुए क्रम में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बेटा? घटते हुए क्रम में लिखते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से समझेंगे बेटा, ये क्या है देखो समझेंगे, पहले एक बार समझ लो फिर फास्ट में समझा दूंगा। यह एक ऐसी श्रेणी या सूची होती है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है।
देखो यहाँ पे जो है बेटा, यह है पोटेशियम, यह है सोडियम, यह है कैल्शियम, यह है मैग्नीशियम, यह है एल्युमिनियम, यह है जिंक, यह है फेरस या लोहा, ठीक है। ये क्या है, लेड या सीसा, यह है हाइड्रोजन, ये क्या है कॉपर, ये क्या है पारा या मरकरी, ये है क्या है सिल्वर, और ये क्या है अपने पास सोना, जिसको हम ओरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरम, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, ओरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ओरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको ओरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ओरम। देखो अब यहाँ पे क्या होती है, जैसे जैसे इसमें पूछो मैं सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है बेटा, तो सबसे अधिक क्रियाशील सर यहाँ पे पोटेशियम है। नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे बेटा, जैसे मेरे भाई जैसे जैसे मेरे नीचे आते जाएंगे भाई, नीचे समझेंगे, जैसे जैसे भाई आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे इनकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। क्रियाशीलता का मतलब ये देखो, जैसे तुमने सोना ये देखा होगा, ये सोना जो होता है, जैसे तुम इसको कहीं पर भी पटक दो, मतलब पटकने का मतलब पटकने को सर है ही नहीं अपने पास, रखने को ही नहीं है, तो जैसे ये रखा रहता है तो इस पर ना तो जंग लगती है ना कुछ होता है, मतलब ये क्रिया ही नहीं करता, मतलब क्रियाशील है ही नहीं। तो ये क्या है बेटा, सबसे कम क्रियाशील है। क्या है, सबसे कम क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है सर, ये पोटेशियम और सोडियम है। पोटेशियम और क्या है, सोडियम। सर ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। जैसे तुमने इनको, जैसे गलती से भी इसको तुमने हाथ में, मतलब जैसे ही तुमने इसको बाहर निकाला और ये हवा के भी टच में आ गए ना बेटा, हवा के भी टच में आ गए, तो ये आग पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं, आग। सोडियम जो होता है ना, सोडियम ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है बेटा। सोडियम क्या होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न क्या पूछते हैं भाई, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि सोडियम मतलब जो मतलब सोडियम या पोटेशियम जो होता है, इसको कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। कैरोसिन में इसलिए डुबोकर रखा जाता है। अब तुम बोलोगे सर कैरोसिन में पानी नहीं होता क्या, अरे बेटे कैरोसिन अलग चीज़ है, पानी अलग चीज़ है। तो ध्यान से समझेंगे कि इसको क्या करते हैं, कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। कैरोसिन में क्यों डुबोकर रखा जाता है, ताकि ये हवा के संपर्क में ना आए। क्यों, क्योंकि सर ये जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो क्या लग जाती है, आग लग जाती है। क्या लग जाती है, आग। तुमने वो पिक्चर देखी होगी, कौन सी वाली, पता नहीं, भूल भुलैया है कौन सी है, जिसमें अक्षय कुमार वो मतलब वो बाबा जी होता है। अब जैसे उनमें क्या होते हैं, पाखंड होते हैं। जैसे मतलब गांव में क्या होता है, जैसे भाई गांव में जैसे जाते हैं लोग, अब वो क्या करते हैं, सोडियम लाते हैं। सोडियम को लाके जैसे ही मान लो कोई छान छप्पर होते हैं ना, छान छप्पर जब समझते हो ना, जैसे झोपड़ी टाइप में, जैसे झोपड़ी होती है, अब उसमें जैसे यूँ फेंका उसको, यूँ कहते हैं इसमें आग लगा दूंगा अभी के अभी, तो क्या करते हैं वो, जैसे कैरोसिन में यूँ हाथ दिया, ये सोडियम निकाला, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और यूँ फेंका, जैसे ही फेंका अब वो हवा के संपर्क में आता है और वो क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। ओहो महाराज क्या है ये तो अद्भुत अचंबा हो गया। तो बेटा वो अद्भुत अचंबा नहीं है, वो क्या है बेटा, सोडियम है। क्या है, सोडियम। तो साइंस समझो, साइंस से जादू है, ठीक है, समझेंगे। तो समझ में आ गया ना बेटा, समझ में आ गया ना। अब देखो ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, मतलब मैंने क्या सब पता नहीं कहाँ से बने के आई है, मैंने तो कहीं से टीपी है। देखो मैं किसी का दर्जा नहीं लूंगा, जिसने बनाई है उसने बनाई होगी, पता नहीं है। तो देखो समझेंगे, केदारनाथ का माली, भाई मैंने इसमें बीच में जोड़ जोड़ के बनाया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी नहीं है ट्रिक, ठीक है ना, ये ट्रिक मेरी नहीं है, मैंने कहीं से लाया हूं, तुम्हें दे रहा हूं, तुम पढ़ो आराम से। देखो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। तो इसमें से क्या क्या पूछ सकता है, देखो इसमें पूछ सकता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा सोडियम, पोटेशियम। कौन सी है, पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील कौन सी है, तो तुम बोलोगे सोना। सोने का सिंबल क्या होता है, AU, पोटेशियम का K, ठीक है। दूसरा अभी क्रियाशीलता के मान लो ये 4-5 क्या दे देगा, 4-5 मान लो ये तत्व दे देगा, ये तत्व दे देगा, मतलब ये वाले तत्व दे देगा, और इनमें तुमसे पूछेगा कि इनको घटते हुए क्रम में लिखो, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से दे देगा। मैं प्रश्न लाऊंगा तब उसमें मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या करवाऊंगा, जैसे भाई इसमें 4 क्वेश्चन ये डाल दूंगा, तो मैं कह दूंगा कि इनके घटता हुआ क्रम क्या है भाई, 1 2 3 4 है कि 4 3 2 1 है, 1 2 3 क्या है, जो भी होगा वो तुम्हें बताना पड़ेगा भाई, है ना। तो क्या होता है भाई, इस तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा भाई, इस तरीके से तुम्हें इसमें क्या करना है, ये एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें अभी मतलब धातुओं क्या करते हैं, उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। बस तुम्हें ये याद करनी है पहली बात तो, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन करेंगे। याद कैसे करनी है मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है। इनके प्रतीक याद करने हैं, इनका सूत्र मैंने तुम्हें दे दिया है, ट्रिक जो है वो मैंने दे दी है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ, ठीक है। तो देखो केदारनाथ का मतलब केदारनाथ का मतलब के का मतलब पोटेशियम, नाथ का मतलब Na का मतलब सोडियम, Ca का मतलब का मतलब क्या है, Ca का मतलब कैल्शियम, एल्युमिनियम। अब का मतलब के मत कर देना भाई, का मतलब क्या है, Ca। अब देखो माली का मतलब है Mg का मतलब मैग्नीशियम। अब अगला क्या है, आलू का मतलब क्या है, Al का मतलब एल्युमिनियम। जरा का मतलब क्या है, जिंक का मतलब Zn, जरा का मतलब क्या है, Zn का मतलब क्या है, जिंक।
फीके का मतलब क्या है, फेरस, फेरस का मतलब है लोहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पकाता, पकाता का क्या ले लेंगे, पै का मतलब क्या है, पीबी, पीबी का मतलब लेड या सीसा, है का मतलब एच, एच का मतलब हाइड्रोजन हो गया, कोन का मतलब सीयू, सीयू का कॉपर हो गया, हैजी का मतलब एच जी जिसका पारा या मरकरी हो गया, आगे का मतलब एजी, एजी का मतलब सिल्वर या चांदी हो गया, एयू, एयू का मतलब क्या होता है, ओरम, एयू का मतलब क्या होता है, ओरम जिसको हम सोना भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, पोटेशियम है, सबसे कम क्रियाशील कौन सा है, तो सर चांदी है, सॉरी सोना है, क्या है, सोना। अब बेटा अब ध्यान से सुनेंगे, अब मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है ना, रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। बात कर रहे हैं हम बेटा आज सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है, ऐसी सूची होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, मतलब उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है, मतलब रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग लेवल में लिखते हैं, ठीक है ना, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में, ठीक है, डिक्रीजिंग का मतलब घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, धातुओं को उनकी घटते हुई क्रियाशीलता के घटते हुए आधार पर लिखते हैं। तो हमने क्या किया, इस तरीके से घटते हुए क्रियाशील के मतलब क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम पे, मतलब घटते हुए आधार पर हमने इसको लिखा है। ध्यान से समझेंगे भाई, सक्रियता श्रेणी यह एक ऐसी श्रेणी होती है, यह एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है ना भाई। इसमें हमने क्या किया है, धातुएं ली हैं और उनको घटते हुए क्रम में लिखा है, ठीक है। ये बताती है, ये श्रेणी क्या बताती है, ये श्रेणी हमें बताती है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। इस चीज को समझने के लिए ये श्रेणी हमारे लिए काम आती है। इसकी ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। केदारनाथ का मतलब के, केदारनाथ का मतलब के का मतलब क्या है, पोटेशियम, एन का मतलब क्या है, नाथ का मतलब क्या है, एन का मतलब सोडियम, का मतलब है सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है कैल्शियम, माली का मतलब है एम जी का मतलब है मैग्नीशियम, आलू एल का मतलब है क्या, एल्यूमिनियम, ठीक है। जरा, जरा का मतलब है जेड एन का मतलब है जिंक, फीके का मतलब क्या है, एफ ई का मतलब क्या है बेटा, फीके का मतलब क्या है, एफ ई का मतलब क्या है, फेरस या लोहा, ठीक है। पकाता का मतलब पीबी, पीबी का मतलब क्या है, लेड, ठीक है। पकाता का मतलब क्या है, लेड है, लेड कुछ सीसा भी बोलते हैं, पीबी इसका डिनोट करते हैं, इससे वो किससे डिनोट करते हैं, पीबी से करते हैं। पकाता का हो गया, है का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, एच का क्या है, हाइड्रोजन हो गया, कौन का मतलब सीयू हो गया, सीयू का मतलब कॉपर हो गया, एच का मतलब एच जी का मतलब पारा या मरकरी हो गया, सिल्वर का क्या है आगे, सिल्वर का मतलब क्या है बेटा, सिल्वर का मतलब मैंने देखो क्या लिखा है आगे, आगे का मतलब एजी का मतलब सिल्वर या चांदी हो गया, आओ का मतलब क्या है, एयू का मतलब ओरम या सोना, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है, पोटेशियम है, ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे इनकी क्रियाशीलता घटती जाएगी और यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, सबसे कम क्रियाशील हो जाएगी, यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील होगी। तो क्रियाशील ऊपर सबसे ज्यादा, फिर धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रियाशीलता क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और यह सबसे कम क्रियाशील कौन सी हो जाएगी अपने पास, सोना हो जाएंगी। बताओ सक्रियता श्रेणी समझ में आई या नहीं आई। ये सक्रियता श्रेणी बहुत काम की चीज है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, इसको और 2-3 बार पढ़ेंगे घर पे, ठीक है ना। पहली बात तो याद हो चुकी होगी क्योंकि मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ रहे होंगे क्या, अब क्या पढ़ रहे होंगे हम, आयनिक, आयन मतलब कौन से यौगिक पढ़ रहे होंगे, आयनिक यौगिक, ठीक है। अब चलो हेडिंग डालेंगे, अगली अगली हेडिंग डालेंगे भाई, अगली हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, आवाज आ रही है ना बेटा क्लियर, आवाज आ रही है ना क्लियर, चलो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अब अपनी अलग, अगली सॉरी अलग नहीं, ठीक है। चलो लिखेंगे आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक, लिखेंगे आयनिक यौगिक या लिखेंगे आयनिक यौगिक, लिखते जाएंगे भाई थोड़ा सा जल्दी जल्दी, है ना। आयनिक यौगिक, सॉरी इनको मत लिखो, आज अपन क्या करेंगे, आज कल लेंगे भाई, इस टॉपिक को कल ले लेंगे अपन, है ना, थोड़ा सा लंबा रहेगा। अपन क्या कर लेते हैं, वो धातुएं लिख लेते हैं जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, जो भी 3-4 चीजें हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखेंगे भाई, गए भाई, हाँ लिखेंगे ऐसी धातु जो, यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, देखो इस तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे ऐसी धातु जो, ठीक है। अब लिखेंगे पहला,
कमरे के ताप पर द्रव होती है? कमरे के ताप पर द्रव होती है। कौन सी होती है बताओ, कौन सी होती है बताओ कमरे के ताप पर भाई द्रव? ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। बताएंगे सभी कौन सी होती है, जल्दी बताएंगे। कमरे के ताप पर द्रव कौन सी होती है, बताएंगे जल्दी, जल्दी बताएंगे भाई। तुम बोलोगे कि सर कौन सी होती है बताओ, पारा या मरकरी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पारा या मरकरी, जिसको Hg बोलते हैं बेटा। ठीक है, दूसरा लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा लिखेंगे ऐसी धातु जो, दूसरा लिखेंगे इस तरीके से यहाँ पे, और दूसरे में लिखेंगे आप दूसरा, दूसरा लिखेंगे चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। ऐसी धातु जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। कौन सी हो जाएंगी बताएंगे सभी? नकली है तो मतलब सोडियम तो क्या बोलते हैं, Na। पोटेशियम तो बोलते हैं K। और क्या बोलते हैं, लिथियम, लिथियम को बोलते हैं Li। लिथियम को क्या बोलते हैं, Li बोलते हैं। ठीक है, NaKLi। ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसकी ट्रिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रिक हो जाएगी बेटा नकली। क्या याद हो जाएगी, नकली। ठीक है ना, आगे करेंगे, आगे लिखेंगे ऐसी धातु जो क्या है भाई, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऊष्मा की क्या होती है, सबसे अच्छी चालक। यहाँ पे लिखेंगे ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है बताओ? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? सिल्वर तथा कॉपर। लिखेंगे बेटा सिल्वर तथा कॉपर, लिखेंगे सिल्वर कोमा कॉपर। सिल्वर को क्या बोलते हैं, Ag, और कॉपर, कॉपर को बोलते हैं बेटा Cu। ठीक है ना, ठीक है, आगे लिखेंगे ऊष्मा के बाद में लिखेंगे भाई ऊष्मा की कुचालक, ऊष्मा की कुचालक। चौथा लिखेंगे क्या होती है, लेड या सीसा। ऊष्मा की चालक बताओ कौन सी होती है, बताएंगे सभी। ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती है, बताएंगे जल्दी, बताएंगे जल्दी, बताएंगे जल्दी, बताएंगे भाई ऊष्मा की कुचालक। मैंने बताया ना भी, बताएंगे कौन कौन सी होती है, बताएंगे जल्दी, जल्दी बताएंगे सभी, जल्दी बताएंगे। ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती है, नालायक को लेड या सीसा, कितनी बार बोलूं, लिख बोलना ही नहीं है। लेड को क्या बोलते हैं, सीसा। को हम Pb भी बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, आगे लिखेंगे इसमें विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक, पांचवा लिखेंगे कौन सी होती है, ये होती है बेटा सिल्वर, तो हम चांदी भी बोलते हैं।
का प्रतीक होता है बेटा Ag। क्या होता है? Ag होता है। जल्दी लिखेंगे इनको, यहाँ से प्रश्न पूछता है भाई, है ना, इसलिए कराना पड़ा है। प्रश्न पूछता है, लिखेंगे सभी, जल्दी जल्दी लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर इसमें, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं, आगे लिखेंगे भाई इसमें। देखो मैं तुम्हें ये उतारेंगे सभी जल्दी। इसके साथ में तुम्हें क्या बता रहा था कि प्रश्न पूछता है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो हमको उसमें जवाब देना होता है कि सोडियम, सर सोडियम जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है। यह क्या करती है? अधिक क्रियाशील है, तो क्या करती है? पानी, मतलब ये हवा के संपर्क में, हवा के संपर्क में आती है, हवा या पानी के संपर्क में आती है, मतलब हवा के संपर्क में भी आ जाती है। अगर हवा के संपर्क में आ जाती है तो ये क्या कर लेती है? तो जल्दी से आग पकड़ लेती है बेटा। क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। लो लिखेंगे सभी, लिखते जाएंगे जल्दी जल्दी, है ना, और सुनते जाएंगे, ठीक है। सोडियम को क्या करते हैं? केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है सर? तो सोडियम को केरोसिन में इसलिए डुबो कर रखा जाता है क्योंकि यह सबसे अधिक, यह क्या है? बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। यह क्या करती है? जैसे ही वायु के संपर्क में आती है ये आग पकड़ लेती है, अतः इसे क्या किया जाता है? केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अब लिखेंगे बेटा, अब अपन टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे। अब लिखेंगे, ठीक है ना, अब लिखेंगे अपन क्या? अब लिखेंगे आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक। लिखेंगे आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक, विद्युत संयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक, है ना। आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे धातु से अधातु में, धातु से, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, ठीक है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को लिखेंगे, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, इसी में हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, लिखेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, लिखेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, लिखेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। और हाँ भाई मैं पहले बता रहा हूँ, जो नोट्स नहीं बना रहा ना बेटा, जो नोट्स नहीं बना रहा वो अपने आप को 20 नंबर पीछे समझ लेना, 20 नंबर पीछे, 20 नंबर पीछे का मतलब समझ लेना, ठीक है ना, 20 नंबर पीछे समझ लेना। कैसे समझना है? तुम सोच रहे हो सर हम तो पूरा पढ़ रहे हैं, याद तुमने सारा, बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ फेल भी हो गए ना तो भी कोई गारंटी नहीं है,
नोट्स हाथों हाथ बनाए जाए, मैं पागल नहीं हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ भाई, मुझे लिख के इनका कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो साथ साथ लिखे, किसी के पास पुराने पड़े हैं तो भी लिखेंगे भाई, नया लिखना है, नया लिखना है, क्योंकि चीज़ें दिमाग में जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में जाएंगी, और मैं बहुत चीज़ें चेंज भी करके लिखूंगा, ठीक है ना। चलो, आयनिक यौगिकों के गुण धर्म। आयनिक यौगिकों के गुण धर्म, ठीक है, हेडिंग डालेंगे आयनिक यौगिकों के गुण धर्म, ठीक है। टाइम देख लेता हूँ एक बार कितना क्या हो गया, 56 हो गया। चलो लिखेंगे, अभी तो 4 मिनट है। आयनिक यौगिकों के गुण धर्म, पहला लिखेंगे भौतिक प्रकृति, लिखेंगे, पहले लिखेंगे बेटा, पहला लिखेंगे भौतिक प्रकृति, लिखेंगे भौतिक प्रकृति, पहला लिखेंगे भौतिक प्रकृति, लिखेंगे भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति, इसमें लिखेंगे भाई, इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण, इसमें लिखेंगे धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण, मजबूत आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण, लिखेंगे भाई धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक, लिखेंगे भाई धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं, क्या होते हैं, ठोस एवं कठोर होते हैं। ये क्या लिखेंगे भाई इसमें, ये यौगिक लिखेंगे, ये यौगिक सामान्यतः से लिख लेंगे, ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, भंगुर होते हैं, तथा भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। चलो देखो आज के लिए इतना ही काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आयनिक यौगिक और विद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं बेटा, धातु होती है और अधातु होती है। धातु में मैंने बताया था प्लस होता है, अधातु में क्या होता है माइनस। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, देखो धातु में क्या होता है प्लस, मतलब ये धातु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देगी, अधातु क्या लेगी। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा था कि नहीं हो रहा था। कल इस श्रेणी में मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। इस वाली श्रेणी में मैंने तुम्हें ये बताया था कि नहीं बताया था कि भाई धातु के पास तो एक्स्ट्रा पड़े हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 पड़े हैं कि नहीं, यहाँ पे तो इनके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो अधातु के पास है क्या, अधातु के पास नहीं सर, इनके पास तो कमी है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करेंगे, एक दूसरे को लेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, देंगे सर। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, देखो समझो, धातु में से अधातु में, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। अब जब स्थानांतरण करेंगे तो इनमें क्या
बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी, तो ये यौगिक बनाएंगे। तो स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। अब इनको कल पढ़ेंगे बेटा, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आज का टाइम हो गया है भैया ना, आज के लिए इतना ही काफी है ना। ये भौतिक प्रकृति होती है भाई, इसमें थोड़ा सा इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है भाई, धन एवं ऋण आयन आपस में मजबूत आकर्षण बल होते हैं, जिसके कारण ठोस एवं कठोर होते हैं। और ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है जैसे दिया, तो अपन ने देखा था आगातवर्धनीय में तो पतली चादर के रूप में बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुकड़ों के रूप में। जैसे मान लो तुमने कोयले में दिया, तो कोयला ऐसे थोड़ी पतली चादर के रूप में हो जाएगा, नहीं सर, वो तो पूरा पूरा टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं भंगुर। क्या बोलते हैं, भंगुर, ठीक है। तथा दाब डालने पर ये क्या हो जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। कल और अच्छे से पढ़ लेंगे इसको एक बार, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी। सक्रियता श्रेणियों को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है, चलो।